हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज जिसमें हम शुरुआत से लेकर के आखिर तक सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। इससे पहले 1919 तक के जितने भी एक्ट थे वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप में से जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया प्लेलिस्ट में जाकर के उनको जरूर देखें, ताकि आप एक सीक्वेंस के साथ जुड़ सकें और आपके सारे टॉपिक कवर हो सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पृष्ठभूमि के बारे में। तो देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 से पहले क्या क्या हुआ है उसका जो बैकग्राउंड था उसको जानेंगे। तो आप सभी को पता है, लास्ट क्लास हमने करी थी भारत शासन अधिनियम 1919 की। तो उसमें हमने जाना था कि भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे 1919 के। तो अच्छा, उस प्रावधान में क्या था, उसमें एक प्रावधान और था कि जो ये जो एक्ट था 1919 का, उसको रिव्यू करने के लिए क्या आएगा, एक कमीशन इंग्लैंड से आएगा जो उस कमीशन का रिव्यू करेगा। तो उसी को हमने क्या कहा, साइमन कमीशन। ठीक है, तो इसके बैकग्राउंड में क्या है, पहले हम साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे। तो 1919 का जो एक्ट था उसका रिव्यू करने के लिए 10 साल में एक कमीशन आना था। उसी कमीशन का अध्यक्ष था साइमन। ठीक है, तो इसीलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। तो साइमन कमीशन जो है ये 1928 में भारत पहुंचा। ठीक है, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, साइमन कमीशन कब भारत आया। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। क्यों पहुंचा, तो 1919 एक्ट का रिव्यू करने के लिए ये भारत आया। ठीक है, अब इस साइमन कमीशन में क्या हुआ, टोटल कितने मेंबर थे, तो इसमें 7 मेंबर थे। अच्छा, इस कमीशन की खास बात क्या थी, इस कमीशन में सबके सब अंग्रेज थे। तो 1927 में कमीशन इंग्लैंड के अंदर बना और 1928 में भारत पहुंचा। जब ये कमीशन 1927 में इंग्लैंड में बना था तो उसमें तभी कंफर्म हो गया था सभी सदस्य क्या हैं, इसके अंग्रेज हैं। तो भारत में तब से इसका विरोध हो रहा था। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि इसमें 7 सदस्य थे और सभी के सब अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत आयोग कहते हैं। क्या कहा जाता है इस कमीशन को, श्वेत आयोग या व्हाइट कमीशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, श्वेत आयोग या व्हाइट कमीशन भी इसको कहा जाता है। किसको, साइमन कमीशन को। इस कमीशन ने 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, साइमन कमीशन ने 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अच्छा, अभी जो साइमन कमीशन बन रहा था, कांग्रेस ने क्या करा, इसका विरोध करा। कौन से अधिवेशन में करा है, मद्रास अधिवेशन में 1927 में इसका विरोध किया है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि साइमन कमीशन का विरोध करने का जो प्रस्ताव था कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया, तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में इसको लाया गया। और कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा था, तो एम एन अंसारी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कौन से अधिवेशन की, मद्रास अधिवेशन की, जिसमें इन्होंने निर्णय लिया कि हम साइमन कमीशन क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो उस समय भारत सचिव कौन थे, भारत सचिव थे बर्किनहेड। अब बर्किनहेड ने भारतीयों को एक चुनौती दे दी कि तुम हमारे साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है तो तुम अपना एक दस्तावेज तैयार करके दो, अपना खुद का एक प्रस्ताव दे दो कि 1919 के एक्ट में क्या संशोधन करने चाहिए, तुम्हें किस प्रकार का कानून चाहिए। अगर तुम पे हिम्मत है, मतलब भारतीयों को एक चैलेंज किया गया कि तुम अपना एक दस्तावेज तैयार करके दो। तो मोतीलाल नेहरू ने इसको सीरियसली लिया और मोतीलाल नेहरू ने क्या करा, अपने 10 लोगों की एक टीम बनाई और इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके दी। तो क्या हुआ, 10 सदस्यों की संख्या थी 10। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। और 10 अगस्त 1928 को इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी। इसी को हम क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट क्या थी, तो बर्किनहेड की चुनौती पर एक समिति तैयार की गई जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इस समिति में सदस्यों की संख्या थी 10 और इस समिति ने क्या करा, अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। कब आई नेहरू रिपोर्ट, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब जब नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो अब जिन्ना साहब टेंशन में आ गए। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हें लगा कि क्या कांग्रेस केवल अपने ही हिसाब से कानून बनवा देगी, हम मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए जिन्ना ने क्या करा, अपनी भी एक मांग लिख करके अंग्रेजों को दे दी। तो इसमें टोटल जो इनकी डिमांड थी वो 14 थी, इसलिए इसको 14 सूत्रीय मांग कहा जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने क्या करा है, 14 सूत्रीय मांग रखी है। कब रखी है, 1929 में रखी है। ठीक हो गया यहां तक। तो जिन्ना ने क्या करा है, अपनी एक डिमांड अंग्रेजों के सामने रखी है जिसको क्या कहा गया, 14 सूत्रीय मांग कहा गया। और कब रखी है, 1929 में रखी है। ठीक है, तो ये आपने जाना साइमन कमीशन के बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में और जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग। अब क्या हुआ, अब हुए इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन। इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर इस समय पे हुआ था महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और ये सारे प्रस्ताव आ रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशर में थी। इसके लिए इन्होंने क्या करा, भारतीयों को इंग्लैंड बुलाया, लंदन में बुलाया, कहा यहां बैठ करके बातचीत करते हैं और डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाई।
1930, 31 और 32 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ, नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा हुई, ये जो साइमन कमीशन था ये रिपोर्ट डिस्कस हुई। इन सब के आधार पर ही क्या हुआ, 1935 का भारत शासन अधिनियम तैयार हुआ। तो ये 1935 भारत शासन अधिनियम का क्या था, बैकग्राउंड था कि अधिनियम लाने से पहले क्या क्या घटनाक्रम भारत के अंदर हुए हैं। ठीक है, अब वास्तव में आपका ये एक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस अधिनियम के बारे में, यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे बड़ा और जटिल था। तो अभी तक आपने जितने एक्ट पढ़े हैं 1773 से लेकर के अब तक के, ये उन सभी एक्ट के अंदर सबसे बड़ा था। ठीक है, और क्या था, सबसे जटिल। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स था, बहुत सारी चीजें इसके अंदर थी, इसलिए क्या कहा गया है, ये सबसे बड़ा एक्ट है, जटिल है। और इसमें क्या किया गया है, इस एक्ट के अंदर टोटल 321 आर्टिकल थे, 10 अनुसूची थी और 14 इसमें भाग थे। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, अब हम इस एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। अब इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले भारत परिषद के बारे में। तो भारत परिषद क्या है, तो आप सभी को मालूम है भारत परिषद 1858 के एक्ट में बनी थी। क्या थी भारत परिषद, तो भारत परिषद भारत को संचालित करने के लिए जो एक बॉडी बनाई गई थी, किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, वही था भारत परिषद, और भारत परिषद को इस एक्ट के माध्यम से खत्म कर दिया गया। तो भारत परिषद कब बना था, 1858 के एक्ट में बना था। और भारत परिषद के सदस्यों की संख्या उस समय थी 15, जो 1919 के अधिनियम में घटाकर कितनी कर दी गई थी, 8 से 12। और इस अधिनियम में इन्होंने क्या करा, भारत परिषद को ही समाप्त कर दिया। यानी कि अब भारत को चलाने के लिए भारत परिषद नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि भारत परिषद पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। भारत परिषद को क्या करा गया, एक सलाहकार समिति बना दिया गया, एडवाइजरी बॉडी, जिसमें सदस्य रखे गए थे 6। लेकिन जो भारत परिषद का भारत को संचालन करने का कार्य था, वो कार्य अब इससे छीन लिया गया और केवल क्या बना दिया गया, एक एडवाइजरी बॉडी, या कह लो सलाहकार समिति, जिसमें सदस्य रखे गए 6। तो भारत परिषद हो गया आपका प्रशासन में। अब भारत परिषद के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब भारतीय प्रशासन के बारे में समझते हैं कि इस एक्ट से भारत का प्रशासन कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इस समय पे जो भारत के वायसराय थे कौन थे, लॉर्ड वेलिंगटन। ये आपको ध्यान रखना है कि 1935 के अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन है, लॉर्ड वेलिंगटन है। ठीक है, अब अगला प्रशासन देखो, प्रशासन कैसे चल रहा था। सबसे ऊपर होता था आपके पास ब्रिटेन की पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के नीचे होता था इंडियन काउंसिल। लेकिन इंडियन काउंसिल इस एक्ट के माध्यम से खत्म कर दिया गया, अब इंडियन काउंसिल का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। ठीक है, उसके नीचे कौन होता था, उसके नीचे होता था हमारा वायसराय। तो वायसराय तो अभी भी एज इट इज है। और वायसराय के नीचे जो होती थी वो क्या होती थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल अभी भी वही है, 6 मेंबर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, 3 इंडियन है, 3 अंग्रेज हैं। ये सब 1919 के एक्ट में हम पढ़ चुके हैं। तो यहां भी कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां पर हो रहा है, पहला ये जो था लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने हाउस हैं, तो 2 हाउस हैं। पहला हाउस आप सभी को मालूम है कौन सा है, पहले हाउस का नाम है केंद्रीय राज्य परिषद, और दूसरे का क्या है, विधानसभा। तो विधानसभा और विधान परिषद 2 हाउस हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये पिछली क्लास में हमने किया था, विधानसभा और विधान परिषद, सॉरी राज्य परिषद। ये विधान परिषद नहीं है, राज्य परिषद है। ठीक है, स्टेट काउंसिल, और विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो 2 हाउस का कॉन्सेप्ट था, ये पिछले एक्ट में आपने पढ़ा था, 1919 में आया था। ठीक है, अब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो देखो विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या रखी गई है 375 है, और राज्य परिषद में कितनी है, 260 है। तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 375, जबकि राज्य परिषद में सदस्य कितने हैं, 260 है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, जो पिछली बार आपने पढ़ा था कि इसमें 2 प्रकार के मेंबर थे, एक इलेक्टेड थे, एक नॉमिनेट थे। इस बार क्या किया है, इन्होंने 2 प्रकार के मेंबर बनाए। एक मेंबर जो आपके प्रांतों से आएंगे, ब्रिटिश प्रांतों से, और जो दूसरे मेंबर है ये आपके कहां से आएंगे, देसी रियासतों से आएंगे। अब देसी रियासत क्या है, अभी समझते हैं इसको। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। भारतीय प्रशासन में पहला पॉइंट क्या है, तो भारतीय प्रशासन में सबसे ऊपर है वायसराय। वायसराय इस समय पे कौन है, लॉर्ड वेलिंगटन है। इसके नीचे है केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदन है, एक का नाम है विधानसभा, दूसरे का नाम है राज्य परिषद। विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या 375 है, जबकि राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 260 है। सदस्य 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं, देसी रियासत से आएंगे जो सदस्य एक कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी जो ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या किया गया, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी तथा देसी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास किया गया। क्या है अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन आप इसको कह सकते हैं। अब ये क्या है वो चीज समझते हैं। तो देखो आप सभी को पता है अंग्रेजों ने भारत में कब्जा किया, लेकिन उन्होंने पूरे भारत पर अधिकार नहीं किया। उन्होंने कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो राजा उनके दोस्त थे,
किनके? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों ने उन राजाओं को नहीं छेड़ा, उनको कहा तुम अपना प्रशासन चलाते रहो लेकिन हमारे हिसाब से चलाना। तो अब इस एक्ट में क्या कह रहे हैं कि हम पूरे भारत के लिए कानून बना रहे हैं, हम पूरे भारत को एक संघ बना रहे हैं। कौन बना रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे भारत को एक संघ बनाने का प्रयास कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा सभी लोग कानून बनाने के लिए सामने आए। तो कौन कौन आएगा? तो एक तो वो क्षेत्र है जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल कर रही है, जिसको हम कहते थे ब्रिटिश प्रांत, और दूसरे क्षेत्र वो हैं जहां पर राजा शासन करते थे, इनको कहते थे देसी रियासत। तो कहा गया सबके सब आओ, भारत के लिए हम कानून बना रहे हैं, इसी को कहा गया अखिल भारतीय संघ। तो ये बनाने का प्रयास किया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन देसी रियासतें इसमें शामिल ही नहीं हुई, देसी रियासतों ने आने से मना कर दिया, इसीलिए जो अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था यह फेल हो गया। ठीक है, तो क्या लिखा है? परंतु देसी रियासतों के शामिल ना होने के कारण यह प्रस्ताव मूर्त रूप ना ले सका। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है जो अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास इस एक्ट के माध्यम से किया गया था, यह प्रयास अंग्रेजों का फेल हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण किया गया। आप सभी ने जाना पिछली क्लास में कि शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। इसका अर्थ यह था कि जो उस समय की शक्तियां थी, सब्जेक्ट थे, उसको दो हिस्सों में बांटा गया था, एक संघ सूची थी, दूसरी राज्य सूची थी। इस बार क्या किया गया है? इस बार समवर्ती सूची का भी कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो इस वाले एक्ट में पहली बार समवर्ती सूची का प्रावधान भी लाया गया है। तो अब कितनी प्रकार की शक्तियां हो गई हैं? 3 प्रकार की। एक संघ सूची, 2 राज्य सूची या प्रांतीय सूची उस समय कहते थे, और तीसरी को कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अच्छा, एक और पावर थी इसमें, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां आप समझते होंगे क्या होती हैं? अवशिष्ट शक्तियां भी थी जो किसको दी गई हैं? केंद्र को दी गई हैं या संघ को दी गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां आप जानते होंगे, आज के समय भी अगर हम बात करें तो केंद्र के पास ही हमारी अवशिष्ट शक्तियां हैं। क्या होती है अवशिष्ट शक्तियां? देखो, जो सब्जेक्ट हैं हमने केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांट दिए, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी तो होंगे जो अभी तक किसी भी लिस्ट में नहीं है। अगर ऐसा कोई पॉइंट कभी आएगा भविष्य में, तो वो पावर किसके पास जाएगी? वो पावर केंद्र के पास जाएगी। तो ऐसी पावर को ही कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या किया गया है केंद्र में द्वैत शासन। द्वैत शासन के बारे में हमने पिछली क्लास में भी चर्चा करी थी कि द्वैत शासन क्या होता है। तो द्वैत शासन इसमें कहा गया था कि जो केंद्र की सूची होगी, यानी कि जो फेडरल लिस्ट होगी, उस फेडरल लिस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, एक सुरक्षित विषय और 2 हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय क्या होंगे? देखो, जो संघ सूची के विषय होंगे, इस संघ सूची के विषय को 2 टॉपिक में बांटा गया है, एक सुरक्षित विषय और दूसरे कहा गया हस्तांतरित। ठीक है, हस्तांतरित विषय। तो अब क्या होगा? जैसे पिछली क्लास में हमने जाना था, वहां गवर्नर था, बस यहां पर अंतर यह है, यहां वायसराय प्लस एग्जीक्यूटिव मिलकर के कानून बनाएगी। किस पर? सुरक्षित विषयों पर। और हस्तांतरित विषयों पर कौन बनाएगा? वायसराय प्लस इंडियन मिनिस्टर जो होंगे, जो इंडियन मिनिस्टर होंगे, ये मिलकर के कानून बनाएंगे। इसी को कहा गया द्वैत शासन। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने जाना था कि प्रांतों में द्वैत शासन है, इस बार कहां पर है? केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कर दी गई है इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, सुरक्षित विषयों को वायसराय, ये आपका हो गया। संघीय न्यायालय बनाने का प्रयास किया गया। संघीय न्यायालय बनाया गया 1937 में। 1773 के एक्ट में आपने जाना था कि क्या बनाया गया? एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में। इस बार क्या किया गया है? एक संघीय न्यायालय बनाया गया है, यानी कह सकते हैं उस समय का सुप्रीम कोर्ट बना है 1937 में। और कहां पर बना है? नई दिल्ली में इसको बनाया गया। ठीक है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या 7 रखी गई थी। किसमें? संघीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। और इसके मुख्य जज कौन थे? तो इसके मुख्य जज थे सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, पहली बार इसमें 2 भारतीय जजों को भी शामिल किया गया। कौन कौन थे? एम आर जैकब और एम एस सुल्तान। ठीक, अच्छा, इन जजों की नियुक्ति कौन करता था? तो इन जजों की नियुक्ति का कार्य करता था ब्रिटेन का जो सम्राट था या जो रानी होगी वहां पर। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे। अब है प्रांतों का प्रशासन। अब प्रांतों का प्रशासन कैसे चल रहा है? ये अभी तक जो हमने पढ़ा ये पूरे केंद्र का प्रशासन था, अर्थात भारत का प्रशासन था। अब हम पढ़ रहे हैं प्रांतों का प्रशासन। तो देखिए प्रांत में क्या है? 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। तो 2 नए स्टेट बनाए गए हमारे पास, एक सिंध और उड़ीसा। अब टोटल प्रांतों की संख्या हो गई है 11। ठीक है, और इसी एक्ट के माध्यम से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जैसे कि आप सभी को मालूम है, बर्मा, बर्मा अर्थात म्यांमार, म्यांमार पहले भारत का पार्ट था। तो इस एक्ट के माध्यम से बर्मा अर्थात म्यांमार को भारत से बाहर कर दिया गया है, वो एक अलग देश बन गया। ठीक है, इसके अलावा प्रांतों में जो द्वैत शासन था, अभी हमने चर्चा करी 1919 के एक्ट में जो था प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था। लेकिन इस एक्ट में क्या करा है? प्रांतों में द्वैत शासन हटा दिया गया, इसके बदले कहां लाया गया? केंद्र में द्वैत शासन लाया गया है। ठीक, और क्या हुआ इसमें? और प्रांतीय स्वायत्ता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रांतीय स्वायत्ता दी गई है।
वैसे इसमें लिखा नहीं है। 1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय स्वायत्तता लागू हो गई। क्या था प्रांतीय स्वायत्तता? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसका अर्थ यह है कि प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वायत्तता मतलब फ्रीडम दे दी गई है। जैसे आज के समय ना स्टेट अपने फैसले खुद लेता है, स्टेट की एक असेंबली होती है, स्टेट अपने लिए कानून बनाता है, उसके हिसाब से अपना पूरा प्रशासन चलाता है। तो यही काम क्या करा गया था 1935 के एक्ट में, प्रांतों को दिया गया था कि तुम अपने चुनाव खुद करवाओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ और अपने यहाँ का प्रशासन खुद से चलाते रहो, तुम्हारा केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये इसी एक्ट में किया गया था और 1935 में प्रांतों में पहली बार चुनाव हुए थे। उसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या कह लो प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट में दी गई है? तो 1935 के अधिनियम से दी गई है। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब एक की पॉइंट देखो, टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। अब की पॉइंट जो है ये आपके क्या है? तो आजकल एग्जाम में क्या आता है, आपके पास कथन लिखे हुए आते हैं और पूछा जाता है ये कथन किसका था। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक कथन कहा है, यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन है, इंजन रहित गाड़ी है। इसका अर्थ यह है कि इस एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन नहीं है और क्या है, ब्रेक ही ब्रेक लग रहे हैं। ठीक है, ब्रेकों वाली गाड़ी है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा एक्ट कहा है। किसने कहा है? जिन्ना ने कहा है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जैसा आजकल ट्रेंड बना हुआ है एग्जाम में कि आपसे कथन पूछा जाता है और ये कथन दिया जाता है और पूछा जाता है यह कथन किसका है, तो ये आपका वहां पर काम आएगा। ठीक है, अब लास्ट में आपके लिए एक प्रश्न है जो आपको कमेंट करके बताना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसके द्वारा कहा गया? आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करके जरूर बताएं, और आपको एक क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।